कोई नहीं, वो मैं आप जिसको भी प्रॉब्लम हो लास्ट में डिस्कस करना मुझसे। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। आई थिंक सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। यस मैम। आज कैसी चल रही है पेन? मैम एकदम मक्खन। ये सही है ना? यस मैम। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला सिंबल होता है। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए cos थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सरफेस का है, एंड cos थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। यस और इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फैराडेज के ऑब्जर्वेशंस के बारे में और फैराडेज के लॉज के बारे में। जैसे फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर। चेंज का मतलब क्या है? कि इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलेटेड टू कंडक्टर। तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर वो कंडक्टर क्लोज्ड कॉइल है तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। ये सबको क्लियर है? बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करे थे ना। पहली ऑब्जर्वेशन यही थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर में। और कंडक्टर अगर क्लोज कॉइल है तो उसमें इंड्यूस करंट आ जाता है। फिर हमने देखा कि एरिया चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है तो भी इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ आता है। फिर हम लोगों ने एंगल चेंज करके देखा, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंज करके देखा तो उसमें भी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आता है और इंड्यूस करंट आता है। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ हम लोगों ने सारा कल डिस्कस किया था, एक एक ऑब्जर्वेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। फिर सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस ईएमएफ का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज मतलब कि यूनिट टाइम में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बढ़ रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन घट रहा है, या आप कह सकते हो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स घट रहा है। देखो, फ्लक्स आपका बी से भी चेंज हो सकता है, ए से भी चेंज हो सकता है, थीटा से भी चेंज हो सकता है। सो आप डायरेक्टली फ्लक्स के बारे में बात करो कि जब आपके पास फ्लक्स यूनिट टाइम में कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना तेजी से बढ़ता है, कितना तेजी से घटता है, उसके ऊपर जो है आपका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। या फिर आप इसको अगर टाइम पीरियड की बात करें तो हम डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी लिखते हैं। इंस्टेंट की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं? डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी। तो हम लोगों ने एक मॉड्यूलस साइन के साथ इसको डिस्कस किया। फिर करंट क्या होता है? ई बाय में आर, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हो गया। अगर एक से ज्यादा कॉइल है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये चीज हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस करी थी। फिर हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, मैंने दिया, हमने नहीं, मैंने दिया, हम बोलने की आदत हो जाती ना। सो मैंने क्वेश्चन दिया जो कि आप नहीं करके आए, तो अभी इसको ट्राई करो 2 मिनट। टू एम्पेयर आ रहा था करंट से, मतलब जो करंट कितना आ रहा है आंसर? 2 एम्पेयर आ रहा था, कल ही करा था। 2 एम्पियर। जिसका 2 एम्पियर आ गया एक बार हैंड रेज करो। मैम आप एक बार 2 एम्पेयर जा रहा था, मतलब मैं अभी सॉल्व करती हूँ, सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। सॉल्व करके देखते हैं बेटा। मैम आप एक बार क्लास के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बता दीजिए उसके। ओके, एक्चुअली मेरी क्लास भी है इसके जस्ट बाद, 15 मिनट का गैप आएगा बीच में। सो जितना टाइम अपने को मिलेगा हम करेंगे, अदरवाइज मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। मुझे आप ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? अपना नंबर और प्रॉब्लम वहां पर डिस्कस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात क्या बोलिए? कॉइल कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स। एक कॉइल नहीं है, 2, ठीक है, ऑफ वायर हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। Each turn is a square of side 18 centimeter and a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil is turned on. So ये कह रहा है कि मान लीजिए ये आपके पास कॉइल है, स्क्वायर शेप्ड है और 18 सेंटीमीटर की इसकी साइड है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो ना, 18 इंटू 18। सो ये आएगा आपके पास 18 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, यही आएगा ना?
मीटर में कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर लिख देते हैं। आपके पास एरिया क्या आएगा स्क्वायर का, L इंटू में L। सो ये आएगा आपके पास 18 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैंने 18 सेंटीमीटर में दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप पहले उसको मीटर में कर लो, 10⁻⁻² मीटर, एंड आप इसका स्क्वायर करेंगे। ये आपका एरिया हो गया इस कॉइल का। और ये कॉइल रखी कैसे है, परपेंडिकुलर रखी है टू दी, ये देखिए यहाँ लिखा है, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। सपोज आपके पास ऐसे है फील्ड, परपेंडिकुलर हो गया ना, यानी एंगल कितना हो गया बिटवीन बी एंड ए, 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री तो इसका परपेंडिकुलर होता है। आपका ये डाउट हो सकता है कि मैम एरिया वेक्टर तो आप बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो। बाहर लोगे तो 180 हो जाएगा, अंदर लोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो नेगेटिव साइन का फर्क नहीं, ठीक है। तो आप 0 डिग्री लेके सॉल्व कर लो उसको, क्योंकि फ्लक्स देखो, फ्लक्स क्या होता है बेटा, बी ए कोस थीटा। यस मैम। कोस आप 180 ले लो या कोस आप 0 ले लो, स्केलर क्वांटिटी है, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग 0 डिग्री लेके सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे क्या बोला, इफ द फील्ड चेंजेस लीनियरली फ्रॉम 0 to 0.5 टेस्ला, यानी बी का चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। कितनी देरी में चेंज हो रहा है, 0.80 सेकेंड में 0 से 0.5 टेस्ला हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग। सो ये चीज आपको पता है कि ई जो होता है वो क्या होता है आपके पास, डेल फाई बाई डेल टी। और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, अभी लेंस लॉ हमने पढ़ा नहीं, अभी डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। सो यहाँ पर डेल फाई बाई डेल टी, आप ये भी लिख सकते हो फाई को बी ए कोस 0 डिग्री बाय में डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना। यस मैम। यहाँ से एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, कोस 0 1 हो गया, तो चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। यानी यहाँ अगर मैं सॉल्व करूं तो ई की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, एरिया बाहर आ गया, डेल्टा बी बाय में डेल्टा टी। अब जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फाइनल माइनस में मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल, 0.5 माइनस 0 हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास, ये एरिया इंटू में 0.5 माइनस में 0 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हुआ है, 0.80। और एरिया तो आपको पता ही है, ये चीज हम यहाँ पुट करेंगे। सो यहाँ मैं इसको रब करके सीधा एरिया लिख रही हूँ, ये यहाँ से हटा के एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आएगा आपके पास 18 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आई थिंक कितना आ रहा है आपका, 4.05 वोल्ट आएगा बेटा। दिस इज योर आंसर। ये तो वोल्ट है ना, ईएमएफ है ना, हमें करंट निकालना है। देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग। अब आपको ऑप्शन में करंट बोला हुआ है ना, अगर ईएमएफ भी बोला होता तो ईएमएफ इतना होता, लेकिन करंट पूछा है, तो करंट बताना है। करंट क्या हो जाएगा, करंट तो सिंपल है, ई बाय आर। यस मैम। तो ई इज इक्वल टू है 4.05, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है कॉइल का, 2। आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 2 एम्पियर। क्लियर है सबको? यस मैम। तो आंसर कितना हो गया। कई बार क्या होता है कि नियर अबाउट आंसर होता है, तो वो आपको ऑप्शंस में वो होल नंबर में दे रखा होता है, तो फिर आपको पॉइंट्स में नहीं देखना, आपको उसको राउंड ऑफ कर देना। जैसे 4.05 को आप 2 से करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रखा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। सो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन। In a coil, resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it. क्या बोल रहा है? In a coil, रेड कलर मैम इसका भी 2 ही है। 2 आया है, चलो देखते हैं बाकी किसका 2 आया है। हैंड रेज करना जरा। विभा, अंजलि, अलिशा, ओके वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, in a coil of resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it. उसके अंदर induced current आता है by changing magnetic flux through it. It is shown in the figure as shown as a function of time. ठीक है, वो induced current जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिखा रहा है। The magnitude of change in flux through the coil in Weber is, मतलब आपको क्या निकालना है, change in flux, ये निकालना है ना।
सो आपको पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 5y में डेल्टा टी। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम, इसको आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इनटू में करंट इंड्यूस्ड, दिस इज इक्वल टू डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी। यस और नो, लिख सकते हैं ना? यस मैम। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, जैसे इंटीग्रेशन में अगर आपको करना है इसको डी की फॉर्म में लिखूं और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं E की वैल्यू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई में डी टी, ठीक है। अब यहां से देखो R इंटू आई इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू डी फाई। अब मुझे निकालना है चेंज इन फ्लक्स, कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगी, इंटीग्रेटिंग ऑन both sides. बोथ साइड्स। सो यहां से आपको एक चीज समझ आती है, रेजिस्टेंस तो देखो कांस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस तो बाहर आ जाएगा। आई आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आई है ये वेरी कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे बाहर नहीं निकाल सकती, तो आई डी टी का इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन। जब आप ये इंटीग्रेशन करेंगे मतलब इनिशियल फ्लक्स कितना था, फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पर टाइम के विद रिस्पेक्ट टू है, तो इनिशियल टाइम कितना है 0, ठीक है, और फाइनल टाइम कितना है 0.1। अब मुझे इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली एरिया ऑफ द लूप है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया ऑफ लूप अंडर द ग्राफ। यस, एरिया ऑफ लूप नहीं, सॉरी, यस, अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ। मैम ये चीज समझा दीजिए। हाँ सुन लो अभी ध्यान से। अच्छा, आप लोगों ने वर्क डन किया है, वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन निकाला था आप लोगों ने, जब आपके पास वेरिएबल फोर्स होता है, अगर कांस्टेंट फोर्स होता है तो वर्क डन आप सीधा निकाल सकते हो, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो हम लोग कैसे करते थे, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते थे ना। ग्राफ के क्वेश्चन नहीं करे आप लोगों ने? देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि इसी का मैं एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि इंटीग्रेशन टर्म को आप एरिया कैसे लिख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी जगह काइनेमेटिक्स वगैरह में तो बहुत इस्तेमाल होता है, वर्क एनर्जी पावर में भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये है, मान लो एक स्ट्रिप, छोटी सी आप स्ट्रिप लेते हैं, ये आपका है आई और इधर आपने ले रखा है टाइम। तो छोटी सी स्ट्रिप का ये जो ब्रेड्थ है इसको आप dt ले सकते हो, स्मॉल टाइम ले सकते हैं ना, बोलिए। मतलब छोटा सा टाइम पीरियड, मतलब ये जो है छोटा सा टाइम पीरियड को मैंने dt लिख लिया, और ये इतना पतला स्ट्रिप है कि इसके लिए आप करंट को कांस्टेंट मान सकते हैं, सपोज वो आई हो गया। अब मुझे एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल के बताओ कितना होगा बेटा, आई इंटू डी टी होगा कि नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। राइट। तो अगर मैं यहां पर इन सभी स्ट्रिप्स को ऐसे ऐड करती जाऊं तो मेरे पास ये टोटल एरिया आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। तो टोटल एरिया को लिखने का एक और तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस। एक स्ट्रिप का निकालो और फिर उसको इंटीग्रेट करो, और कहां से कहां आपको वो स्ट्रिप्स ऐड करने हैं। जैसे मैं अगर पूरा लेती हूँ यहाँ से 0.1, तो ये 0 से 0.1 ऐसे लिख देते हैं। सो बेसिकली ये जो चीज है ये पूरा आपका एरिया अंडर द कर्व ही तो बता रहा है ना। आई बात समझ में? दोबारा से सुनो। एक पतली सी स्ट्रिप उठाई, उसके लिए आपने चेक किया कि छोटा सा टाइम आपने लिया, ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये आपने पतली सी स्ट्रिप ली, ये जो था ये dt हो गया, और ये जो लेंथ है ये करंट दिखा रही है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना आ गया, आई इंटू dt। ऐसे बहुत सारे हजारों स्ट्रिप्स बना के मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ना। उसको लिखने का तरीका होता है उन स्ट्रिप्स को ऐड करना, हजारों स्ट्रिप्स को ऐड करने का जो मेथड होता है वो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, सारी स्ट्रिप्स को आप निकालेंगे फिर आप ऐड करेंगे, तो इसका जो मेथड होता है वो होता है इंटीग्रेशन। ये जो एक एरिया आपने निकाला इसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं, कितनी आपको स्ट्रिप्स ऐड करनी है, तो लिमिट्स आ जाएंगी कि आपको 0 से लेकर 0.1 तक की सभी स्ट्रिप्स लेनी है, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, सारा का सारा एरिया आ जाता है। आई बात समझ में? यस मैम। तो यहाँ पर अब ये सॉल्व करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं सीधा इसका एरिया निकाल सकती हूँ। इसका एरिया कितना होगा बताओ जरा,
हाफ बेस इनटू हाइट। कितना आया? मैम तो इसमें बेस क्या लेंगे? 0.1। 0.2 ये आएगा हाफ इंटू बेस आएगा 0.1, हाइट आ गया आपका 4। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यस तो यहाँ से 0.2। 2 2 सो यहाँ से आपके पास ये आ गया 2 इंटू में 0.1। अभी ये तो एरिया आ गया जो आपने ये रेड में इसको बंद करके रखा है, 2 इंटू में 0.1 सॉल्व करके आ गया। इंटू में रेजिस्टेंस भी तो आएगा, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, 10 इंटू में 2 इंटू में 0.1, दिस इज इक्वल टू 2 वेबर। मैम तो इसमें तो ये तो डायरेक्ट हो गया ना, हाफ बेस इनटू हाइट से। आपने ये E इज इक्वल टू d5/dt, RI इज इक्वल टू d, इसे करने की मतलब अच्छा पहले आपको बताना जरूरी था ना बेटा। अब आपको ये नहीं पता था कि इसका जो इंटीग्रेशन, इसका जो आप एरिया निकाल रहे हो आपको क्या दे रहा है। सिंपल अगर आप एरिया निकालते तो वो आपको क्या दे रहा है, वो तो सिर्फ इतना ही टर्म दे रहा है, ठीक है। I इंटू डी करके आप सॉल्व करें तो वो सिर्फ इतना टर्म आया, उसको आप रेजिस्टेंस से निकालेंगे देन इट विल बी इक्वल टू फ्लक्स। जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हैं ये d5 का जो इंटीग्रेशन होगा 5, और इसकी लिमिट है आपकी 5 इनिशियल से 5 फाइनल, सो 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, डेल्टा 5 हो गया। चेंज इन फ्लक्स ही तो आ गया आपके पास। आई बात समझ में? देखो दोबारा से, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। और इस तरह के सवाल सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलते हैं जहां आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या चीज दे रही है वहां पर, जैसे यहाँ पर एरिया अंडर द जो कर्व मैंने निकाला I इंटू में dt, इंटीग्रेशन करी 0 से 0.1, वो ये पूरा फैक्टर मेरे पास आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने रेजिस्टेंस से, तो मेरे पास ये किसके बराबर बन रहा है, फ्लक्स के बराबर बन रहा है। तो ये जो चीज है ये निकाली कहां से, वो यहीं से तो निकाली है। E इज इक्वल टू होता है d5/dt, E को आप लिख सकते हो R इंटू में I, V इज इक्वल टू RI होता है ना, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, RI इज इक्वल टू d5/dt, तो d5 इज इक्वल टू RI dt। अब मुझे चेंज इन फ्लक्स निकालना था, तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट किया और मुझे सीधा दिमाग में ये चमका कि ये जो इंटीग्रेशन बन रहा है दिस इज एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ये आपका नीट में क्वेश्चन आया, तो आप ऐसे नहीं समझो कि नीट के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए कि कैसे एरिया निकलता है, तभी तो निकालोगे ना। अगला क्वेश्चन करो। A conducting circular loop is placed in uniform magnetic field 0.04 Tesla. ये आ रहा है 3.25 माइक्रोवोल्ट, डी ऑप्शन। यस मैम। क्या नाम है बेटा आपका? मैम डी आया। अलीशा गुप्ता। अलीशा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वैशाली, प्रेरणा कहाँ है आजकल? प्रेरणा बोली नहीं थी। मैम शायद वो क्लास में नहीं है। हाँ वो पता लग गया मुझे। देखो, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, ये ऐसा सवाल हमने कल भी किया है ना, किया या नहीं किया? ऐसा ही था सेम डिट्टो सा। यस मैम, सेम है सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोग ही ट्राई करो। चलो ये वाला सवाल दोबारा से, कल मैं इसको करा चुकी हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिया है अलीशा ने, वैशाली ने, सब ने। 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट। राहुल निकल गया बेटा आपका, अभय का भी निकल गया, दीपक का निकल गया, ममता का भी निकल गया, वेरी गुड। अंजलि का भी हो गया है। सो बाकी जितने भी रह गए हैं सब लोग ट्राई करेंगे। कल ऐसा ही सवाल मैंने एक कराया था, अगर नहीं समझ में आता तो आप उसको चेक करोगे, फिर इसको दोबारा करके देखोगे। क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। यस मैम। आज का फिर हम पार्ट शुरू करते हैं। लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है? देखो कल हमने ये तो सीख लिया कि फैराडेज जो लॉ है वो हमें ये बताते हैं कि एक कंडक्टर से लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। कंडक्टर अगर क्लोज कॉइल है तो उसमें करंट आ जाता है, और उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये भी हमने देख लिया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय में डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा था हमको कि डायरेक्शन किधर लेना है उस करंट का। एक लूप के अंदर डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे होता है सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जिस कारण की वजह से वो ईएमएफ बनाना उसी को वो अपोज कर दे। जैसे कि एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इसके अंदर हमने रख दिया एक कॉइल, लेट अस सपोज ये हमारा कॉइल हो गया, ठीक है।
और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा। होगा। करंट भी इंड्यूस हो जाएगा मैम करंट भी इंड्यूस होगा। क्लोज है। क्लोज होगा। तो इस वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक सॉरी ईएमएफ आ गया, और ईएमएफ का आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। डायरेक्शन क्या लूं मैं, सवाल ये होता है। अब आप बी अगर बढ़ा रहे हो तो बेसिकली आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और डेंस हो जाती है, यानी इस कॉइल से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगी। यस और नो? यस मैम, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। यस। तो आपके पास बेसिकली फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड वैशाली, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, बट किधर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है? इनसाइड में ना, उसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो रही है। इस कारण की वजह से ईएमएफ आएगा, ठीक है, एंड करंट आएगा। होगा वो एडी करंट हो रहा है क्या? नहीं, एडी करंट पे नहीं जाओ, अभी इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल अगर बढ़ रहा है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। करंट इंड्यूस, अब ये जो करंट इंड्यूस होगा इसका डायरेक्शन ऐसे लेना है कि जिस कारण से ये बन रहा है उसी को ये काटे, उसी को ये अपोज करे। अब ये किस कारण से बन रहा है कि अंदर की तरफ कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो आपके पास ये आया है। और आपको पता है कॉइल की एक इंपॉर्टेंट मस्त प्रॉपर्टी, कि जो कॉइल है आपके पास वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह, मान लो अगर उसमें करंट जा रहा है, करंट कैरिंग कॉइल जो होती है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करती है ना। उसका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है नहीं होता है? यस मैम। करंट कैरिंग कॉइल का नॉर्थ साउथ आप कैसे चेक करते हैं? करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जिधर आपका थंब पॉइंट करता है दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। तो जैसे अगर इसकी बात करूं तो इसमें आपके पास बाहर की तरफ कौन सा आएगा? साउथ, और अंदर की तरफ कौन सा आएगा? नॉर्थ, ठीक है। और आपको एक चीज और पता है, अगर मैं इसको सामने से आपको दिखाऊं, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये है, तो आप चेक करेंगे नीचे आपके पास क्या आएगा? नॉर्थ, ऊपर आएगा आपके पास साउथ। यहाँ आपने देखा है ना ये चीज की, अगर आपके पास क्लॉकवाइज करंट होता है तो वो साउथ पोल होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो वो नॉर्थ पोल होता है। यस और नो? सो आपको ऊपर से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साउथ पोल, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा नॉर्थ पोल हो गया। या फिर दूसरा हम राइट हैंड थंब रूल से चेक करते हैं, करंट की डायरेक्शन में मोड़ है, जिधर थंब पॉइंट कर रहा है दैट इज नॉर्थ पोल। सो यहाँ पर आपको एक चीज और भी पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, राइट, और साउथ में एंटर करती है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो यहाँ से निकल रही है और यहाँ से एंटर कर रही है। सो ये जो मेरे पास लूप रखा है ना जिसमें करंट दौड़ गया, दिस इज बिहेविंग लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल, इट इज मैग्नेटिक डायपोल, इसके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल है। इसके अंदर फील्ड लाइन जाने की वजह से, ज्यादा अंदर की तरफ ज्यादा फील्ड लाइन जाने की वजह से ईएमएफ और करंट इंड्यूस हुआ। अगर मैं इसमें करंट ऐसे दौड़ा दूं कि मेरा नॉर्थ पोल किधर होना चाहिए, जैसे अगर इसको अपोज करना है, अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रही है उसको अपोज करना है, कैसे अपोज करोगे? नॉर्थ पोल को किधर लेके आएंगे? इस तरफ, क्योंकि नॉर्थ से निकलती है। देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं और नॉर्थ से इस तरफ निकलेंगी, राइट, तो ये दोनों अपोज कर रही है ना। सो यानी कि आपके पास ये नॉर्थ होने के लिए करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए। एक बार इसको हजम कर लो, दोबारा से रिपीट करके डाइजेस्ट कीजिए इसको जरा। मैम रिपीट कर दो, नहीं हो रहा डाइजेस्ट। यस मैम। चलो दोबारा बताते, देखो हमने ये चीज सीखी कल अकॉर्डिंग टू फैराडेज। देखो अभी मेरे को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, लेट मी कंप्लीट इट इन वन गो। अभी ध्यान से सुनो, कल हमने ये चीज किया कि अगर हमारे पास एक कॉइल से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कई तरीके थे, या तो बी आपका बढ़े या घटे, या आपके पास एंगल जो है बी और एरिया के बीच में वो बढ़े या घटे, या एरिया जो है वो बढ़े या घटे, ठीक है। मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो इन तीनों की वजह से चेंज होता है। सो अभी मैंने देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी कि फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स आपके पास क्या होता है? बी ए कोस थीटा। बाकी चीजें कांस्टेंट है, ना तो हम एंगल बदल रहे, ना एरिया बदल रहे, बी बदल रहे, तो फ्लक्स तो बदल रहा है। तो फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ तो आएगा और करंट भी आएगा। अब करंट का डायरेक्शन बेटा ऐसे लेना है कि जिस कारण से वो बन रहा है, अभी ये किस कारण से करंट बना है कि इस लूप के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी। बी बढ़ा दोगे तो आपके पास अंदर की तरफ फील्ड लाइंस और भी आ जाएंगी, पहले जितनी थी उससे ज्यादा हो जाएंगी,
क्योंकि स्ट्रेंथ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ाते हो तो लाइंस डेंस हो जाती हैं, पास पास आ जाती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यानी पहले अगर उसमें से 2 जा रही थी, अब उसमें से 4 जा रही होंगी, क्योंकि आपने बी को बढ़ा दिया। तो अंदर 4 लाइंस और बढ़ गई, इसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस आ गया और करंट इंड्यूस आ गया। अब अंदर जो बढ़ रहा है ना, उसी को अपोज करना, मतलब उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए उसका करंट का डायरेक्शन मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में जो नॉर्थ पोल बनेगा इस करंट कैरिंग लूप का, वो बाहर की तरफ मेरी तरफ बनेगा और साउथ आपकी तरफ, मतलब ये जो आपका बोर्ड है अंदर की तरफ। तो नॉर्थ से आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। तो आप सिंपली ऐसे समझ लो, कंफ्यूजन अगर हो रहा है आप ऐसे समझो, जिधर थंब पॉइंट कर रहा है ना, उधर इस करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है। जो आपने दे रखा है वो अंदर है, वो अंदर की तरफ बढ़ रहा था, उसको हमें काटना है, उसको हमको कम करना है, उसको अपोज करना है। उसको अपोज कैसे करेंगे? जब मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तभी तो कटेंगे ना कुछ। सो जिधर थंब पॉइंट कर रहा है उधर ही आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कॉइल का। तो अगर इधर थंब है तो फिंगर्स कैसे जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना। तो इस कॉइल के अंदर मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट बना दिया। मैम थंब की तरफ तो करंट होता था ना। अंदर की तरफ मैम हम जहाँ पर पॉइंट करता था वहां तो करंट होता था ना। करंट नहीं होता था, आपको याद नहीं है? देखो मैं, मेरे पास एक एग्जांपल और है। सपोज ये आपके पास ये मान लो आपके पास क्या है, मान लो ये आपके पास वो कॉइल है, ठीक है। अब देखिए पहली बात, अगर इसमें ऐसे करंट दौड़ता है, मतलब कि आप समझो कि इसमें, अगर मैं मेरी तरफ से देख रही हूँ, सपोज ऐसे देखते हैं ताकि हम लोग एक ही तरीके से देख सके कि इसमें जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये जो मुझे सामने इसका फेस दिख रहा है ये नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ और पोल हो पीछे गया। साउथ पोल हो गया। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ से एंटर करती है, Yes, नॉर्थ निकाल रही है, साउथ से एंटर कर रही है। और हम लोग क्या कहते थे कि जो आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है उसमें हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे। जो करंट का डायरेक्शन होता है, जैसे अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, करंट के डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करती हूँ तो जिधर थंब पॉइंट करता है वो आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो भाई नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। नाउ जो करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इस तरफ होगी, राइट? यस और नो? yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अगर मान लो क्लॉकवाइज मैंने करंट घुमा दिया, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अब इसमें देखो, अब ये जो कॉइल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ रहा है, मतलब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो रही हैं। लेंज लॉ के अंदर जो चेंज है उसी को अपोज करना है, मतलब जिस कारण से अब इसमें करंट बन रहा है उस कारण को काटना है। अब कारण क्या था? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ना, फ्लक्स बढ़ना, उसको कम करना है। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट ऐसे थंब, ये करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर होएगा तभी तो काटेगा ना। अंदर पहले बढ़ रहा है तो बाहर करना पड़ेगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैम उल्टा करना पड़ेगा। क्या कह रही बेटा? मैम उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, आपको ये करना है कि जो वजह से वो बन रहा है ना उसको डिक्रीज करना है, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस करते हैं, आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे केस नंबर 2 में आपको बना के देती हूँ, आपको ट्राई करो। केस नंबर, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन, इस वाले में जहाँ पे आपने एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लू रिंग बनाई थी है, यहाँ पे आपने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो इनसाइड है। तो अगर हम इनसाइड के अकॉर्डिंग देखें तो जो करंट है हमारा वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा ना, आपने अलग डायरेक्शन में लिया है। करंट जो है वो कैसे आएगा? करंट को ऐसे लेना पड़ेगा कि आपका जो इस करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करे किसको? जो आपके पास अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था उसको। ना मतलब बोलना क्लॉकवाइज चाहिए था बट हमने अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करा है इसे। हाँ, हमको लेना है बेटा, वो करंट का डायरेक्शन अपने आप ऐसे सेट होगा, और ये सेट होता है इसका कारण है जो आपका लास्ट टॉपिक है ना वो यही है कि व्हाई दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। तो वो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जिस वजह से जो डायरेक्शन है वो सेट होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस ये समझ लो कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही थी, उनको डिक्रीज करना था। डिक्रीज करने के लिए जो करंट है कॉइल में वो ऐसे दौड़ाना पड़ेगा,
क्योंकि ऐसे ही केस में आपके पास क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर निकलती है। सिंपल आप ये देखो कि जो आपकी फिंगर्स इधर कर्ल कर रही है, तो जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर इस करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सिंपल, अंदर बढ़ रहा था, जिधर थंब पॉइंट करेगा वो अपोज करेगा ना फिर उसको। जैसे एक और करके देखो और समझ में आया, केस नंबर 2 में बना के देती हूँ आपको, देखो। अब दूसरा केस ले लेते हैं। सपोज मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। मैम 1 मिनट बेटा, पहले ये केस करके देखो, फिर अपना डाउट नहीं समझ में आया तो फिर मेरे को पूछना। जैसे यहाँ पर मैं एक कॉइल ड्रॉ कर दी। कॉइल कोई जरूरी नहीं है ना सर्कल है कॉइल, तो स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। जिसका मैम निकलता क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा मैम, मैम इसमें क्लॉकवाइज होगा। आउटफॉल होगा मैम, Clockwise ठीक है होगा। अनुसार। पहले मुझे घड़ी के ड्रॉ अनुसार। करने दो, अपना माइक ऑफ रखो, जिसका हो जाए वो अपना हैंड रेज करना, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। ऐसे बीच में नहीं बोलो। अब जैसे ये वाला केस है, इसमें मैंने आपको बोला कि बी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आपको पता है कि बी इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। फ्लक्स अगर आपके पास कॉइल से चेंज होता है तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये कॉइल आपको दिख रहा है क्लोज कॉइल है तो करंट भी आ जाएगा, इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है कि जिस कारण से बनता है उसको ही अपोज कर दे। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं ये बढ़ किधर रही है, बाहर की तरफ और आ जाएगी ना। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ आपके पास और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, यानी इस कॉइल से पहले कम पास कर रही थी अब ज्यादा पास कर रही है। अब मुझे इस तरफ आने वाली ज्यादा फील्ड को अपोज करना है। कैसे अपोज करोगे, जब आपके कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाए। अब उल्टा करने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? यस मैम। ओके, तो अभी चलो ये तो मैंने ही बता दिया तुम लोगों को, अगला वाला करके दिखाओ। केस नंबर 3 ड्रॉ करते हैं। हाँ जी ये बेटा। लेंस लॉ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये लेंस लॉ का ये तो एग्जांपल है, आप क्वेश्चन पे लगा के देखो बेटा, समझ में आएगा। मैंने ये आप समझ नहीं आ रहा किस चीज को अपोज करता है, वो करंट को या मैग्नेटिक फील्ड? अभी मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया रही बात, देखो मैंने व्हाइट में जो ड्रॉ किया था वो तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था, उसके अंदर एक मैंने कॉइल रखा था। फिर मैंने कहा कि अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का मतलब है कॉइल से और भी ज्यादा लाइंस निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। मैंने रेड में जो ड्रॉ करी है और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। ये बात समझ में आती है अरे यस मैम। अब और लाइंस इससे पास हो रही है। ये जो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, इसी को तो आप कहते हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्या होता है, बी ए कोस थीटा। अभी बताओ, एरिया ऑफ द कॉइल नहीं चेंज हो रहा, एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा, बी चेंज हो रहा। बी चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो गया, राइट? यस और मैम। कॉइल से रिलेटेड अगर फ्लक्स में चेंज आता है, चेंज हो सकता है बढ़ भी रहा हो, चेंज हो सकता है घट भी रहा हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। सो इस चेंज की वजह से इसमें ईएमएफ आता है, इसमें करंट आता है। अब करंट का डायरेक्शन कैसे लेना है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे रिलेटेड बढ़ रही थी ना, इनको हमें घटाना है। घटाएंगे कैसे, करंट को ऐसे लेके जाएंगे तो घटेगा। ऐसे का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अंदर की तरफ नॉर्थ पोल होगा और आपकी तरफ क्या है, साउथ पोल। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, बाहर वाली को काटना शुरू कर देंगे या नहीं काटेंगे, बोलिए। यस मैम। बिल्कुल सेकंड में डिफरेंस क्या है जो केस 1 और 2 है? केस 1 और केस 2 में, केस 2 में देखो ये था कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और वो अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा था। तो आपको जो करंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो बाहर चाहिए था, उसके लिए डायरेक्शन मुझे उल्टा करना पड़ा। इस केस में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब मुझे इसको अगर कम करना है तो मुझे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मेरे करंट कैरिंग कॉइल का, तो मुझे क्लॉकवाइज करंट लेना पड़ा। दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। जो ये वाला जो हमने अप्लाई किया हुआ है वो अंदर है बाहर है, वो किस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। अब जैसे केस नंबर 3 है, मान लीजिए यही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हटाओ, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता उसके अराउंड,
मैम होता है। होता है, कैसा होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना। यस मैम। आपको b इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a sin phi 1 प्लस sin phi 2, ऐसा कुछ करा है। यस मैम। तो बेसिकली आप देखिए तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, ऐसे कुछ हो रहा है। सो अभी हम बात करते हैं b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i के ऊपर। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि करंट इंक्रीज कर रहा है, i इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो है, कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास क्या करेगा? इंक्रीज फ्लक्स भी करेगा। बढ़ेगा, फिर मैम फ्लक्स भी बढ़ेगा। यस, फ्लक्स कैसे होगा? जैसे अगर मैं अब आपको कॉइल यहाँ पर रख के दे दूं, सपोज ये कॉइल है, सो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स किधर जाएगा? अंदर जाएगा, बाहर जाएगा? मैम आउटवर्ड आ रही है मैम बाहर जाएगा, मैम बाहर Yes. जाएगा। बिल्कुल राइट हैंड थंब रूल ही हम यूज करते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब यूज करते हैं और हमारे फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस तरीके से बाहर आ रहा ये होगा। वाला दोबारा बता दो, क्या बताऊं? आउटवर्ड क्यों हो गई? आउटवर्ड क्यों होगा? देखो ये करंट कैरिंग वायर है तुषार, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट करते हैं। तो आपको पता है कि वैसे कंसेंट्रिक होते हैं, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आता है ऐसे कंसेंट्रिक बनता है। जैसे इस पॉइंट पे निकालूं तो इधर ऐसे टेंजेंट बनता है, ऐसे टेंजेंट बनता है, ऐसे टेंजेंट बनता है। तो यहाँ अगर मैंने कोई कॉइल रखा है तो इस वायर की वजह से किधर बनेगा? ऐसे निकलेगा ना, ऐसे हर जगह निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस मैम। तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस, और करंट भी आ जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन क्या लेना? अब देखो फ्लक्स जो है बाहर की तरफ इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो अब इसको अपोज कैसे करोगे? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा, अंदर की तरफ नॉर्थ पोल लेना पड़ेगा, अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लोगे। सो ये जिधर मेरी फिंगर्स जा रही है, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो इस लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट बन जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट बनेगा तभी अपोज होगा। और ये चीज आप दिमाग में एट द बैक ऑफ माइंड ये सेट कर सकते हो कि जो करंट कैरिंग कॉइल है वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ठीक है। और जो करंट की डायरेक्शन जैसे ऐसे है, तो जिधर थंब पॉइंट करता है वो आपके पास उस कॉइल के लिए नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ से ही लाइन निकलती है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं सीधा कि जिधर थंब जा रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज? मैम अगर इस कंडक्टर को दूसरे साइड उठा के डाल देते हैं? आवाज कट रही है, आजाद बोल रहे हैं ना? मैम Yes, इंड्यूस्ड कंडक्टर जो है इसको करंट दूसरे हम सिर्फ नॉर्मली कह सकते हैं कि हैंड मैग्नेटिक रेज का- करो, एंटी हैंड क्लॉकवाइज रेज आ रहा करो है। जरा, मैं पूछती हूँ किसका प्रॉब्लम है, एक एक वन बाय वन हैंड रेज कीजिए। हाँ जी आजाद बोलिए, पहले आप बोलिए बेटा। मैम ये जो कंडक्टर आपने इस साइड डाला, अगर इसे दूसरे साइड डालते तो ऐसे इसका डायरेक्शन क्या हाँ था? डाल के करंट देखो का? जरा, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया होता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड हो जाता, इनवर्ड होता ना। और इनवर्ड इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस इनवर्ड इंक्रीज होने की वजह से आ रहा है वो, तो इनवर्ड वाले को काटना पड़ेगा। काटने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर लेना पड़ेगा करंट कैरिंग कॉइल का, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हजम हो रही है बातें थोड़ी बहुत? यस मैम। याद है। अब आप हैंड डाउन करो। यस अलीशा बोलो बेटा। अलीशा मैम मैं ये कह रही थी कि मैं इसमें ये ट्रिक लगा सकती हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उससे हम अगर अपना रूल लगाएं तो मतलब हम को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें और फिंगर को फिर हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन निकालें, तो हम उसका बिल्कुल उल्टा लेंगे ताकि हम उसको अपोज कर सकें। तो ये ट्रिक बिल्कुल। मतलब कंफर्म चलेगी ना? तो यही तो मैं बता रही हूँ ना, आप यही तो बोल रहे हो कि भाई मैम सीधा मैं लूप के ऊपर अपना राइट हैंड रूल लगाऊंगी। अगर अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो मुझे मेरे लूप का जो डायरेक्शन है वो, जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन वो बाहर चाहिए, तो जिधर फिंगर गई वो डायरेक्शन हो गया। अगर बाहर फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो मुझे अपोज करने के लिए अंदर फील्ड लाइंस लेनी पड़ेंगी, तो मेरा लूप का डायरेक्शन नहीं हो गया। तो दिस इज यस, आप प्रैक्टिस के साथ आप डायरेक्ट ऐसे ही करोगे, आप बार बार चेक नहीं करोगे ना नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। क्लियर है? सृष्टि यस बोलो बेटा। मैम तो अगर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है उस वायर में, तो वायर में तो नीचे की डायरेक्शन बताएंगे ना कि नीचे की साइड है करंट का डायरेक्शन। नहीं, लूप में ऐसे जाएगा ना करंट, सिर्फ इसमें थोड़ी जा रहा है, ये इधर भी आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, पूरे सर्कल में दौड़ेगा ना करंट। तो
ओके मैम। नहीं क्लियर हुआ? मैम मतलब मैम हो गया मैम, हो वायर गया। में करंट नहीं बताएंगे कि वायर में कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है? वायर में देख लो, वायर में आपके पास अगर ए से बी में पूछूं किस डायरेक्शन में है तो ए टू बी हो गया, बी से सी में पूछूं तो बी से सी हो गया, सी से डी में इधर हो गया। और करंट आएगा भी तभी ना जब वो लूप होगा, मतलब क्लोज्ड लूप होगा। एक आप उसमें बस आपको सेट एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, मतलब जैसे मैं ये सेट कर रही हूँ तो मुझे लूप में करंट की डायरेक्शन मिल गई, तो अब किसी भी वायर में आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का डायरेक्शन बता सकते हो। आपसे मैं पूछ लूँ सी से डी कितना होगा, डी से ए किधर डायरेक्शन होगा, ए से बी किधर होगा, तो लूप वाला रूल लगाओ, ठीक है, उसके हिसाब से फिर जो भी सवाल में पूछा हुआ उधर बताओ कि डायरेक्शन किधर आएगा। इफ इट इज नॉट क्लियर आस्क मी इंडिविजुअली, मे बी आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी हम आगे करवा दीजिए। हाँ आगे करा दो बेटा। अगला आप लोग मुझे करके बताओ, अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ मैं ले लूं एंड इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, और लूप मैंने रख दिया इधर, अब बताओ इस लूप के अंदर डायरेक्शन क्या आएगा? अब डिक्रीजिंग आ गया, अब डिक्रीजिंग आ गया, तुम फंसोगे। क्लॉकवाइज आएगा मैम। क्लॉकवाइज आएगा। यस मैम। अच्छा कितने बच्चे क्लॉकवाइज के फेवर में हैंड रेज करो? राहुल पाल, साफिया, आजाद, मीनू, स्नेहा, ओके। और बाकी सभी? सचिन, मिशकत, स्नेहा? क्लॉक आएगा। क्लॉक आएगा। देखो अब क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। अभी ये करंट का डायरेक्शन जो है, पहले तो उसके अकॉर्डिंग अपना थंब सेट करो और ये देखो कि लूप में मैग्नेटिक फील्ड जा किधर रहा है, तो किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है ना। यस मैम, इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। और अब इसने बोला है कि करंट आपके पास डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बी भी डिक्रीज हो रहा है। बी डिक्रीज होगा तो भी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, ईएमएफ भी आएगा, करंट भी आएगा। अब डिक्रीज होने की वजह से ईएमएफ आया है, इसको अपोज करना है। अब डिक्रीज किधर हो रहा है? अंदर की तरफ। पहले मान लीजिए दो थे, ठीक है, दो लाइंस इससे क्रॉस की, अब सिर्फ एक क्रॉस कर रही है। अब इसको अपोज करना है। इसको अपोजिशन का मतलब क्या? ये डिक्रीजिंग वाला जो फैक्टर है इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब अपोजिशन का मतलब क्या है? देखो इस लूप से अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घटी, चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए जिस कारण से वो बनी, वो घटने की वजह से बनी ना। अब उनको बढ़ाना है, अगर वो घट रही है तो उनको बढ़ाना है, अगर वो बढ़ रही है उनको घटाना है। सो अब अंदर की तरफ घट रही थी तो अब इनको बढ़ाएंगे कैसे? अंदर की तरफ ही फील्ड लाइंस देनी पड़ेगी ना। तो डायरेक्शन क्या हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। वेरी गुड एवरीबॉडी, जिसने भी सही दिया आपको डाइजेस्ट हो गया है प्रॉपर्ली। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन बताओ। फिफ्थ पार्ट पे हम आ गए हैं। करंट कैरिंग वायर ही हम लेते हैं और मैं एक लूप को मूव करती हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो मुझे बताओ इसमें किधर डायरेक्शन है? इसमें इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? चलो पहले क्या मैम क्वेश्चन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। मैम इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहले मैं बताऊं तो आई क्या हो रहा है? आई कांस्टेंट है बेटा। नहीं मैम, वही पूछ रही हूँ। आई इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जो एंटी क्लॉकवाइज के फेवर में है जरा हैंड रेज करो। मैम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपको ये बताना है कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस कॉइल को मूव करती हूँ, सो इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या आएगा? मैम मैं क्लॉकवाइज के फेवर में हूँ। क्या कह रहे मैम हो बेटा? क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज। मैम क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज आएगा। कम क्लॉकवाइज आएगा। चलो लेट मी चेक कि क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आपको पता है कि बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर होता है। तो सबसे पहली बात, अगर करंट कांस्टेंट है, करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा, बट डिस्टेंस दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। यस मैम। और डिक्रीज कैसे हो रहा है? किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है? तो आपको लूप के अंदर देखना पड़ेगा इस वायर की वजह से किधर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का? अंदर की तरफ है, राइट? अंदर, और अंदर वाला डिक्रीज हो रहा है। अब उसमें से पहले 5 लाइन निकल रही थी, अब 4 लाइन निकल रही है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब इसको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। उस मतलब आपका जो जिस प्रोसेस से, जिस वजह से वो बनती है, उसी को अपोज करना है।
अब वो घटने की वजह से बन रही है तो उनको बढ़ाना है, बढ़ाएंगे कैसे? अंदर की तरफ Clockwise. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपके पास क्या डायरेक्शन आएगा? क्लॉकवाइज। Clockwise. Clockwise. Yes, ma'am. Ma'am, clockwise. गुड। चलो हाँ, फिर मुझे अगर तो इसी के confusion अंदर, है। इसी सवाल में चेंज करती हूँ मैं, इसी सवाल में अगर मैं कॉइल को क्लॉकवाइज से तो क्लॉकवाइज की वजह से तो वो अंदर की साइड ही हो रहा है। अगर हम हाँ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही थी, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आया, तो घट रही है ना, घटने की वजह से आया तो उसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए आपको क्लॉकवाइज देना पड़ेगा। मैम इस मतलब आई तो कांस्टेंट था, तो बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो बी भी तो कांस्टेंट हुआ, तो हम जरूरी है कि डायरेक्शन करंट के अपोज करें जब कांस्टेंट ही है बी, तब बी भी same इज answer आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और Yes, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर वो कांस्टेंट है तो ये तो हमको देखना ही नहीं ना, आपका जो चीज वेरी कर रही है, अब यहाँ डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना फ्रॉम दिस, तो डिस्टेंस के साथ अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज बड़ी कर रहे हो तो बी घट जाएगा ना। Yes, ma'am. कूल, Yes, ma'am. ठीक है। अब इसी सवाल में थोड़ा चेंज करते हैं, आई जो है वही कांस्टेंट ही कर देते हैं, ठीक है, और इस लूप को अब मैं ऊपर की तरफ मूव करती हूँ। अब बताओ क्या होगा? मैम कुछ नहीं होगा. क्लॉकवाइज। कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब इस केस में एक तो आपने आई कांस्टेंट कर दिया, एक आपने इसका हर पॉइंट का डिस्टेंस भी तो फिक्स कर दिया, जितनी उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी अब भी उतनी ही जाएंगी, ऊपर ले लो और ऊपर ले लो और हवा में ले जाओ इसको, कुछ होगा? Infinity ले जाओ. इन्फिनिटी ले जाओ, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ इसके ऊपर, ज़ूम ज़ूम करके चला दो ऊपर तक। सो यहाँ पर कुछ नहीं होगा आपके पास, क्योंकि फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, Yes, ma'am. ठीक है। सो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड नो करंट। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में तो खराब हो जाता है। नो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आपको समझ में आ जाएगा कि करंट तो कहां से होगा, ईएमएफ ही नहीं है तो। क्लियर है? दिस इज योर केस नंबर 6। Yes, ma'am. ओके, चलो एक और करो। मैम कितने केस हैं इसके? सारे केस कराऊंगी मैं तुमको, एक एक केस लेके आई हूँ, ढूंढ ढूंढ के छोड़ूंगी नहीं कोई भी। चलो अब ये वाला करो, सॉल्व कर देंगे। ठीक है। सारे कर लोगे तो बचेगा ही क्या ना, फिर क्वेश्चन कैसे गलत करोगे? मान लो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट इज कांस्टेंट, इधर ये वाला लास्ट केस है, इसके बाद हम वो मूविंग कॉइल वाले करेंगे। अगर मैं इसके अंदर एक कॉइल को मूव कराऊं तो क्या होगा बताओ? अरे मैम ये मैंने करा था, भूल गया. मैम मैंने भी किया थे वाला। मैम ऊपर की तरफ एक फोर्स मैम पता है लगेगा। क्या होगा मैम? देखो इसमें ना, मतलब जो बाहर से जब अंदर आएंगे तब इसमें चेंज आएगा, लेकिन अंदर आके फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर Yes, जब ma'am. अंदर से मैम, बाहर आएंगे फिर मैम, चेंज आएगा, upward फिर बाहर force जाके लगेगा। कांस्टेंट हो जाएगा. हाँ, तो मतलब अंदर आके कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद तो इंड्यूस करंट वैनिश हो जाएगा, लेकिन ma'am. जब तक वो पूरा अंदर नहीं आता तो करंट आएगा। तो डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन। मैम मैम अंदर आएगा तो इसका Clockwise डायरेक्शन आएगा जाएंगे. एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा देखो, पहली बात तो ये बी तो कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स बी की वजह से तो नहीं चेंज हो रहा ना। फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर एरिया ज्यादा जा रहा है ना। यस मैम। Yes, अब उसके ma'am. अंदर आप एरिया घुसा रहे हो, लेकिन एरिया वैसे चेंज नहीं हो रहा कि एरिया आपके पास इंक्रीज हो रहा, श्रिंक हो रहा। बेसिकली बात ये हो रही है कि जितना एरिया आप अंदर ले आए उससे पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे बढ़ रही है, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, किधर इंक्रीज कर रहा है? अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है ना। यस मैम। और Yes. मुझे क्या करना है? उस जो इंक्रीज होने की वजह से बन रहा है, तो मुझे उसको डिक्रीज करना है। फ्लक्स को मैं डिक्रीज कैसे करूंगी? बाहर की तरफ मेरा थंब होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मैम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आएगा, ठीक है। और जैसे ये पूरा अंदर आ जाएगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें से पास हो रहा है वो कांस्टेंट हो गया ना, कुछ चेंज नहीं हो रहा, पूरा अंदर आ चुका है वो। ना Yes, ही ma'am. एरिया बदल रहा, ना थीटा बदल रहा, ना उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही, उसके बाद उसके अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है ये चीज सबको? मैम ma'am. इसका तो वही एक्सप्रेशन भी होता है ना कि BLV करके। क्या कह रहे हो अब? वो जो चीज है वो भी करेंगे हम आगे, अभी मोशनल ईएमएफ की बात कर रहे हो ना, मोशनल ईएमएफ करेंगे हम, यस ठीक है। अभी हमने बस ये देखा कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या आएगा,
अब कैसे कितना ईएमएफ आएगा, क्या आएगा, वो हम मोशनल ईएमएफ में पढ़ते हैं। मैम ये वाला केस एक बार बता दो। मैम रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, देखो पहले मान लो उसके अंदर सिर्फ आधा ही रिंग था, तो 2 ही लाइन पास कर रही है, सपोज उसमें से 2 ही मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास कर रही है। अब एरिया और अंदर जा रहा है तो 4 कर रही हूँ, और अंदर जा रहा है मैं भी 6 कर रही हूँ, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है ना। जो परपेंडिकुलर लाइंस है, फ्लक्स क्या है, परपेंडिकुलर फील्ड दैट इज पासिंग थ्रू दैट सरफेस, वो इंक्रीज हो रहा है, पाई इज इंक्रीजिंग। सो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा और आपके पास करंट भी आएगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से ईएमएफ आ रहा है, तो उसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए आपको थंब बाहर लेना होगा, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है? और जैसे ही वो पूरा अंदर आ गया, फिर उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। उसमें मान लो आपके पास वो जो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इधर से 3 जा रही 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 है, आपने उसके अंदर पूरा ला दिया, आगे आप मूव करो, उसमें से सपोज टोटल 5 जा रही है, जो आपका लूप बन रहा है, आगे और मूव करो तो भी 5 जाएंगे, आगे मूव करो 5 जाएंगे, तो उसमें आपके पास जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होता। फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, करंट नहीं आता। क्लियर है? बोलिए बेटा। यस मैम बिल्कुल। यस मैम। यस मैम क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग करते हैं, कितना टाइम बचा अपने पास, है अभी 10-15 मिनट का। यस मैम। हम करते हैं हम लोग मूविंग कॉइल एग्जांपल्स। मूविंग कॉइल एग्जांपल्स, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास ये एक लूप है और इधर से मैंने एक मैग्नेट लिया और जिसका नीचे की तरफ है कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और इधर है साउथ पोल, और इसको मैंने ऐसे मूव किया। आपको पता है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, तो मुझे बताओ क्या इस लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा? आप उसको पास लेके जाओ, पहले क्या हो रहा था, मान लो दूर था तो कुछ डाइवर्ट होके लूप से बाहर हो जाती है। जैसे ही आप पास लेके आओगे तो पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, वहां फील्ड लाइंस ज्यादा होती है, तो उस लूप से ज्यादा फील्ड लाइंस पास होने लगी। फ्लक्स यानी कि इंक्रीज कर रहा है, बी इंक्रीज कर रहा है ना, जब आप इसको क्लोज लेके आ रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी ईएमएफ भी आएगा और करंट भी आएगा। करंट का डायरेक्शन कैसे आएगा कि फ्लक्स को वो घटाए, क्योंकि इसमें फ्लक्स बढ़ने की वजह से ईएमएफ आ रहा है, तो फ्लक्स को घटाएगा कैसे, ऐसे मैम एंटी क्लॉकवाइज। यस, ये ऐसे इसमें करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। मैम ऊपर नॉर्थ पोल बन जाएगा। नीचे साउथ। अब इसको ना सिंपल तरीका क्या है, बार बार हम नॉर्थ साउथ नहीं चेक करेंगे, इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको क्या करना है, देखो मैग्नेट के पास लाने की वजह से चेंज हुआ, राइट, मैग्नेट को पास लाने की वजह से चेंज हुआ है, और चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। तो जो पास लाए हो तो उसको दूर भगाना है। दूर कैसे भगाओगे, सेम पोलैरिटी का आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा ना, ऊपर नॉर्थ लाना पड़ेगा, नीचे साउथ लाना पड़ेगा, और नॉर्थ में आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ता है, राइट। यस मैम। अब देखो इसको मैं दूसरा आपको बना के देती हूँ। अगर मान लो ये है और ऐसे ही हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं और इसमें हम लोग ले लेते हैं सपोज ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और आपने इसको ऊपर की तरफ मूव कर दिया। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म से चेक करते हैं। जैसे अगर आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी ना। आपको पता है कि भाई साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती है, मतलब इस कॉइल से ऐसे निकल रही होंगी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लग जाएंगी, दूर होता जाएगा, कुछ कुछ बाहर निकलती जाएंगी। सो अब क्या हो रहा है कि आपके पास पोल बन जाएगा। यस, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी ईएमएफ भी आएगा चेंज होने की वजह से बढ़े या घटे, और करंट भी आएगा। करंट का डायरेक्शन आएगा जिस वजह से बनता है उसको अपोज करना। अब घटने की वजह से बन रहा है तो उसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ आएगा, इधर साउथ, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि दोनों में का सेम आपको डायरेक्शन दूर लेके एक सेकंड, आप उसको दूर लेके जा रहे हैं, उस चेंज की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस आ रहा है। तो दूर ले जाने की वजह से बन रहा है तो उसको पास बुलाना पड़ेगा। पास बुलाने के लिए अपोजिट पोलैरिटी आपको ऊपर लेके आनी पड़ेगी, नॉर्थ। यानी इसका सिंपल फंडा क्या है, अगर आपके पास पास आ रहा है तो उसको दूर भगाना है, दूर जा रहा है तो उसको पास बुलाना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा सकते हो। क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर आपको Yes, ma'am. सपोज मैं एक और बना के देती हूँ, आप मुझे बताना इसमें किधर आएगा। सपोज ऐसे है ये, मतलब इस तरीके से जा रहा है, ऐसे टेढ़ा मतलब पूरा ऐसे रखा हुआ है, और इसके आगे मैंने लगा दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैं इसको आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। बताओ, अब पास लेके जा रही हो तो चेंज तो होगा ही डेफिनेटली, तो उसको Yes. दूर भगाना है। दूर भगाने के लिए इधर कौन सा पोल नॉट होना चाहिए? हो जाएगा। Pole. Twice. ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन से देख रही हूँ तो ये ऐसे दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, मैं मतलब इस तरफ से देखूंगी तो क्लॉकवाइज दिखेगा, और इस तरफ से Clockwise देखूंगी दिखेगी मैम, और इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। यस मैम, मेरे से दूसरी तरफ अच्छा, अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती हूँ मैं, जो आपके पेपर में आए हुए हैं बेटा, नीट के पेपर में आया हुआ है कि अगर मान लो ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, और आपका जो मैग्नेट है वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, और फिर नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो आपको पता है कि कैसे आपके पास करंट आएगा। बता दो क्या आएगा फटाफट। नीचे पोल कौन सा आएगा? साउथ दूर जा रहा है, पास से जा रहा है, नॉर्थ आएगा, फिर ऊपर साउथ आएगा। साउथ आएगा। Yes, ma'am. नॉर्थ आएगा। तो ये North. नीचे मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहा था, फॉल कर रहा था, ठीक है, तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में क्या रिलेशन? अब देखो, ये जी से नहीं फॉल करेगा क्योंकि ऊपर की तरफ जो है फोर्स लगेगा। अगर आप यहाँ साउथ पोल लेके आ रहे हो, दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो ऊपर की तरफ आपके पास एक एक्सेलरेशन हुआ, राइट? यस मैम। सो वो एक्सेलरेशन का आपको सवाल मिल सकते हैं कई बार कि एक्सेलरेशन कैसे बनता है। जैसे आपके पास जो इसका नेट एक्सेलरेशन आएगा वो अब जी से कम हो जाएगा। जैसे एक फोर्स मान लीजिए आपका ऊपर लग गया, मान लीजिए इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया वो ए डैश आया ऊपर की तरफ, ठीक है, एक ग्रेविटी वाला नीचे था, तो जो इसका नेट एक्सेलरेशन होगा वो ए से सॉरी जी से ज्यादा होगा, जी के इक्वल होगा, या जी से बड़ा होगा? ए नेट मतलब पहले वो जी मान लीजिए होगा ना। यस, आपके पास ए नेट कम हो जाएगा जी से। सवाल ये था, देखो सवाल ये है कि अगर वो गिर रहा है, पहले अगर वो नॉर्मली गिर रहा होता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फ्री फॉल कर रहा होता, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर कॉइल ले आई, कॉइल के अंदर नीचे साउथ पोल क्रिएट हुआ, तो उस पर ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जी को घटाएगा ना, राइट? तो आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन से जो अब वो गिरेगा तो वो आपके पास जी से कम होगा, राइट? क्लियर है ये चीज सबको? Yes, जैसे ma'am. मुझे इसके अंदर आप करके बताओ, एक ये वाला बात केस में एक और मैं आपको बना के देती हूँ, इसमें बताओ कि अगर मैं यहाँ पर, मैम एक बार ये भी रिपीट कर दीजिएगा। हाँ जी बेटा अभी करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको ऊपर से गिराती हूँ, नीचे से तो हमने गिरा लिया ना, ऊपर से फॉल कराते हैं इसको, ठीक है। ये आपके पास मान लीजिए है नॉर्थ पोल, ये आपके पास साउथ पोल, एंड इट इज फॉलिंग, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, वो जी से बड़ा होगा, जी से छोटा होगा, या जी के बराबर होगा? जी से बड़ा। देखो सबसे पहले बात, अब वो पास आने की वजह से चेंज हो रहा है तो वो उसको अपोज करेगा ना, अपोज करेगा तो ऊपर कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ पोल ही आएगा, ठीक है, यानी करंट ऐसे आ गया। अब अपोजिशन हो रहा है, यानी इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ सपोज ये जी से गिर रहा था, तो जो अब इसका एक्सेलरेशन होगा वो जी से तो ऑब्वियसली अब भी कम ही होगा, ए इज लेस देन जी होगा या नहीं होगा? यस मैम, मेरे को भी वही यही लगा। सवाल आपका अलग अलग तरीके से कई बार पेपर में आया है कि कॉइल के ऊपर मैग्नेट फॉल कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जी से बड़ा होगा, जी से छोटा होगा, जी के बराबर होगा, नीचे फॉल कर रहा है, सारे केसेस अब आप मतलब सोच सकते हो ना। मैम मैम कॉइल है तो वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के साथ ही गिरेगा मैम। कॉइल नहीं गिर रहा, ठीक है, आप सपोज आपने कॉइल फिक्स कर दिया, यहाँ पर आपने इसको अटैच कर दिया कहीं, ठीक है, कॉइल वही है, और आपने मान लो 5 मीटर ऊपर से इसको फॉल कराना शुरू किया। अगर कॉइल नहीं होता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करता, लेकिन कॉइल आने की वजह से अब ऊपर की तरफ फोर्स आ गया, अब वो जी से कम एक्सेलरेशन पे नीचे फॉल करेगा। मैम ये सच में हो सकता है, मतलब एक्सपेरिमेंटली होता है ऐसा कुछ? हाँ जी बेटा होता है, बिल्कुल। मम्मी फर्स्ट वाला फिर से बता दो, रेड कॉइल वाला। रेड कॉइल वाला देखो, पहले क्या था कि आपका जो मैग्नेट है वो जी से फॉल करता है, मान लो सपोज शुरू में कोई कॉइल नहीं है, वो जी से फॉल कर रहा था, आप अब कॉइल ले आए, कॉइल की वजह से क्या हुआ,
अब वो दूर जाने की वजह से ना उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। अब वो दूर जा रहा है तो उसको पास बुलाएगा, पास बुलाने के लिए नीचे साउथ पोल आ गया, यानी ऊपर की तरफ वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो जी से ना गिर के किसी कम एक्सेलरेशन से गिरेगा, यानी उसका एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन जी हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। एंड दिस कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें पॉसिबल है बेटा। आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सस्ता कर दिया। पहले हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, केमिकल्स होते थे, सेल्स होते थे, लेकिन अब आप मैग्नेट को घुमा फिरा के चेंज करके, बी चेंज करके, ए चेंज करके, फाई चेंज करके आप करंट इंड्यूस कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी यूजफुल। इसने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही सस्ता कर दिया, समझ रहे हो? मैम ये जो आपने अभी एग्जांपल बताया, इसमें ऊपर नॉर्थ पोल क्यों बना? ऊपर तो साउथ बनेगा ना? यस नहीं, मैम, नहीं, ये नहीं, कंफ्यूजन मुझे यहाँ भी आ पर रही है। देखो, लिसन टू मी क्लियरली, ये वाला केस में दोबारा बता रही हूँ। इसमें देखो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये ना नीचे आ रहा था, ठीक है? नीचे आ रहा था मतलब कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा बढ़ेंगी। नॉर्थ पोल को पास लेते आओगे तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती हैं, कॉइल से और भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है? फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ आएगा, इंड्यूस आएगा। लेंज लॉ कहता है कि अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें बढ़ रहा है तो उसको घटाना है। उसको घटाएंगे कैसे? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का ऊपर होना चाहिए, सो करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। ये जो डायरेक्शन आप ऊपर से देख रहे हो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ। अभी क्लियर है? क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ, एक सेकंड रुको, अभी आपको जाना है ना। ममता यस बोलो बेटा। मैम क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक है, जाओ फिर मैं यहीं तक कराती हूँ। कल मैं आपको मैम, बताऊंगी कि केमिस्ट्री की लेंज लॉ। क्लास है ना, सर हाँ, ठीक है। डांटेंगे।